युद्ध के 14वें दिन ईरान ने खामनेई इज बैक नाम से एक एआई वीडियो जारी कर सुपर पावर अमेरिका और इजरायल को जंग में खुली चेतावनी दी। चेतावनी यह कि ईरान अपने पुराने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत का बदला हर हाल में लेगा। उसने यह बताने की कोशिश की कि अमेरिका और इजरायल इस भुलावे में न रहें कि उन्होंने आयतुल्लाह अली खामनेई को मारकर ईरान पर जीत हासिल कर ली। वीडियो में उसने यह बताया कि ईरान अपने नए सुप्रीम लीडर की अगुवाई में अपनी ताकत और खून की आखिरी बूंद तक जंग लड़ता रहेगा। वीडियो में ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई को दिखाया गया, जो अमेरिका और इजरायल पर हमले का आदेश देते नजर आए। मुश्तबा खामनेई आयतुल्लाह अली खामनेई के बेटे हैं और माना जाता है कि वो अपने पिता की ही तरह अमेरिका और इजरायल के कट्टर विरोधी हैं। युद्ध के जानकारों के मुताबिक ईरान ने अपने इस वीडियो से यह बताने की कोशिश की कि खामनेई मरे नहीं, बल्कि ईरान ने उनके बेटे को नया सुप्रीम लीडर बनाकर अमेरिका और इजरायल के सामने एक बार फिर नया खामनेई खड़ा कर दिया। मतलब ईरान ने इस वीडियो से यह संदेश देने की कोशिश की कि जंग में खामनेई की कभी मौत हुई ही नहीं। वीडियो के जरिए ईरान ने एक बार फिर अपने इरादे साफ कर दिए। उसने अमेरिका और इजरायल को एक बार फिर यह बताने की कोशिश की कि वो जंग में किसी भी सूरत में हार नहीं मानने वाला। युद्ध के जानकारों का मानना है कि जिस तरह से ईरान फैसले ले रहा है, उससे जंग खत्म होने के बजाय और ज्यादा भड़क सकती है, क्योंकि ईरान लगातार खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ इजरायल के शहरों पर मिसाइलों से हमले कर रहा है। ऊपर से ईरान ने खामनेई इज बैक नाम से एआई वीडियो जारी कर यह साफ कर दिया कि वो अपने पुराने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत का बदला लेकर ही रहेगा। ईरान ने जो वीडियो जारी किया उसमें 28 फरवरी के दिन हुए अमेरिका और इजरायल के हमले को दिखाया गया। दावा है कि उस हमले में आयतुल्लाह अली खामनेई, उनकी बेटी, दामाद, उनकी नाती की मौत हो गई थी। वीडियो में आयतुल्लाह अली खामनेई अपनी नाती के साथ खेलते दिखाई दिए। वो बच्चे को दुलार रहे थे। तभी अमेरिका और इजरायल के लड़ाकू विमानों ने तेहरान में मौजूद उनके उस ठिकाने पर मिसाइलों की बारिश कर दी थी। दावा है कि आयतुल्लाह अली खामनेई का बंकर जमीन के काफी नीचे बना हुआ था और उस बंकर में आयतुल्लाह अली खामनेई अपने परिवार के लोगों के साथ ईरान की IRGC सेना के अधिकारियों और कुछ भरोसेमंद लोगों के साथ मौजूद थे। इमारत के ऊपर मिसाइल गिरी और फिर पूरी इमारत के साथ जमीन के नीचे मौजूद बंकर भी तबाह हो गया। वीडियो में दिखाया गया जिस जगह मिसाइल गिरी वहां एक बड़ा गड्ढा बन गया था। पास में ही आयतुल्लाह अली खामनेई की लाल रंग की अंगूठी भी गिरी दिखाई दी। वीडियो के अगले हिस्से में दिखाया गया कि खामनेई की मौत की खबर मिलने के बाद डोनाल्ड ट्रंप बेहद खुश नजर आए। थोड़ी देर बाद उस वीडियो में एक व्यक्ति मलबे के बीच से आते हुए दिखाई दिए। उन्होंने जमीन पर पड़ी उस अंगूठी और फिर अपनी अंगुलियों में उठाई और फिर पहन ली। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के बेटे मुश्तबा खामनेई थे, जिन्हें ईरान ने अपना नया सुप्रीम लीडर चुना है। वीडियो में नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई अपनी सेना को इजरायल और अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमले का आदेश देते नजर आए। इसके बाद ईरान की धरती से सैकड़ों की संख्या में मिसाइलें दागी जाती। युद्ध के जानकार बताते हैं कि इस वीडियो को जारी करने का मकसद अमेरिका और इजरायल को सीधी चेतावनी देना है। उन्हें यह बताना है कि ईरान ने उनके सामने नया खामनेई खड़ा कर दिया, और वो भी महज 10 दिन के अंदर। 28 फरवरी को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हुई। उनकी मौत के बाद ईरान ने अपने नए सुप्रीम लीडर की तलाश शुरू कर दी थी और उसी दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी थी कि उनकी मर्जी के बिना ईरान अपना नया सुप्रीम लीडर न चुने। लेकिन ईरान ने ट्रंप की चेतावनी को बिल्कुल अनदेखा कर दिया। उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर 8 मार्च को ईरान ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के बेटे मुश्तबा खामनेई को नया सुप्रीम लीडर चुन लिया। उसके बाद अपने पहले संदेश में उन्होंने अपने पिता की तरह एक बार फिर अमेरिका और इजरायल को चेतावनी दी। उन्होंने अमेरिका से खाड़ी देशों में मौजूद अपने सैन्य ठिकानों को फौरन बंद करने के लिए कहा, और ऐसा नहीं होने पर मुश्तबा खामनेई ने ऐलान किया कि ईरान की सेना अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर अपनी पूरी ताकत से हमला करती रहेगी। और तो और उन्होंने फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच मौजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने से मना कर दिया। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई के इस संदेश के बाद ईरान ने एआई वीडियो जारी कर अमेरिका और इजरायल को ललकारा और उन्हें खुली चुनौती दे डाली। उसने ये बताने की कोशिश की कि एक सुप्रीम लीडर की हत्या से वो जंग में घुटने नहीं टेकने वाला। हालांकि इस वीडियो के सामने आने के बाद इजरायल ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई को मारने की धमकी दी। दावा किया गया कि इजरायल ने चेतावनी दी कि जिस तरह उसने पुराने सुप्रीम लीडर को मौत की नींद सुलाया था, ठीक उसी तरह ईरान का नया सुप्रीम लीडर भी मारा जाएगा।
और इस सब के बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई को लेकर बहुत बड़ा दावा किया गया। दावा किया ब्रिटेन के अखबार द सन ने। उसकी एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि मुश्तबा खामनेई कोमा में है और हमले में घायल होने की वजह से उनका एक पैर तक काटना पड़ गया। ये द सन की रिपोर्ट है। द सन की रिपोर्ट में इस बात का भी दावा किया गया कि उनका तेहरान के एक अस्पताल में इलाज किया जा रहा है और उनकी हालत बेहद नाजुक है। हालांकि युद्ध के कई जानकारों का ऐसा मानना है कि यह सिर्फ पश्चिमी मीडिया का प्रोपेगेंडा हो सकता है। उसकी आशंका यह जताई गई कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई के बारे में जानबूझकर पश्चिमी मीडिया ये खबरें फैला रहा है, क्योंकि उनके कोमा में होने का दावा सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के अखबार द सन ने किया। ईरान की तरफ से भी लगातार कहा जा रहा है कि उसके नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई सुरक्षित है। 28 फरवरी को ईरान की राजधानी तेहरान पर इजरायल और अमेरिका की सेना ने मिलकर हमला किया था। उस भयानक हमले में ईरान के पिछले सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई थी। ब्रिटेन के अखबार द सन ने अपने सूत्रों के हवाले से दावा किया कि उस हमले में आयतुल्ला अली खामनेई के बेटे मुज्तबा खामनेई भी बुरी तरह घायल हो गए थे उसी हमले में। हालांकि उस वक्त वो जिंदा थे, उनकी सांसें चल रही थी। ब्रिटेन के अखबार द सन के मुताबिक उस वक्त घायल होने की वजह से मुश्तबा खामनेई अपने पैरों पर खड़े तक नहीं हो पा रहे थे। इसके बाद उन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था। रिपोर्ट में दावा किया गया कि बाद में हालत ज्यादा खराब होने की वजह से मुश्तबा खामनेई कोमा में चले गए। यह अखबार की रिपोर्ट है। अखबार की रिपोर्ट में इस बात का भी दावा किया गया कि घायल होने की वजह से उनके एक पैर को भी काटना पड़ गया। हालांकि ईरान की तरफ से इस बात का दावा किया गया कि उसके नए सुप्रीम लीडर बिल्कुल सुरक्षित हैं। तो युद्ध के कई जानकारों का ऐसा मानना है कि यह सिर्फ पश्चिमी मीडिया का प्रोपेगेंडा हो सकता है। यही नहीं, इस बात की भी आशंका जताई गई कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर को लेकर जानबूझकर ऐसी खबरें फैलाई गई ताकि जंग के बीच ईरान के लोगों में यह संदेश जाए कि उनका नेता पूरी तरह ठीक नहीं है। ऐसा होने पर वहां विद्रोह के हालात भी बन सकते हैं, जो कि पश्चिम चाहता है या अमेरिका और इजरायल चाहते हैं। क्योंकि मुश्तबा खामनेई के कोमा में होने का दावा सिर्फ ब्रिटेन के अखबार द सन ने किया। अखबार ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया कि मुश्तबा खामनेई को तेहरान के एक हॉस्पिटल में रखा गया और जिस अस्पताल में ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई भर्ती हैं, उसे सील कर दिया गया। कुछ खास लोगों को छोड़कर किसी को भी अस्पताल में जाने की इजाजत नहीं। दावा किया गया कि 2 दिन पहले ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान छिपकर उनसे मिलने भी गए थे। 28 फरवरी को जो ईरान पर अमेरिका और इजरायल ने हमले शुरू किए थे, ब्रिटेन के अखबार द सन ने दावा किया कि उस हमले के बाद मुश्तबा खामनेई एक बार भी सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दिए। इसी को तर्क बनाकर उन्होंने ये खबर दी। उस हमले में आयतुल्ला खामनेई की मौत हो गई थी, अली खामनेई की मौत हो गई थी और दावा किया गया कि उसी हमले में मुश्तबा खामनेई भी घायल हो गए थे, इसीलिए वो सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आ रहे हैं। और ब्रिटेन के अखबार के मुताबिक उस हमले में घायल होने की वजह से ही मुश्तबा खामनेई कोमा में चले गए। हालांकि इसके बाद भी 8 मार्च को उन्हें ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुन लिया गया था। दावा है कि सुप्रीम लीडर चुने जाने के दौरान भी वो अस्पताल में थे। सुप्रीम लीडर चुने जाने के बाद ईरान की मीडिया की तरफ से ये खबरें भी दी गई थीं कि मुश्तबा खामनेई अपने देश को संबोधित करेंगे, लेकिन उस दिन न तो वो सामने आए थे, ना ही उन्होंने कोई भाषण दिया था, ना ही उनका कोई संदेश आया था। इसके बाद 12 मार्च को ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने ईरान के सरकारी न्यूज चैनल पर अपना पहला संदेश दिया, लेकिन इस बार भी वो सामने नहीं आए। और यही तर्क ब्रिटेन के अखबार में दिए जाते रहे कि इस बार भी वो सामने नहीं आए, बल्कि उनकी तरफ से उनका सिर्फ भाषण ईरान के सरकारी न्यूज चैनल पर पढ़ा गया, वो कैमरे पर दिखाई नहीं दी। अपने पहले संदेश में उन्होंने अमेरिका और इजरायल को चेतावनी दी कि ईरान युद्ध में मारे गए लोगों का इंतकाम लेगा। मतलब बिना सामने आए ईरान के सुप्रीम लीडर ने अमेरिका और इजरायल को चेतावनी दी। इसी वजह से ब्रिटेन के अखबार द सन ने उनके घायल होने और उनके कोमा में जाने का दावा किया। हालांकि न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने ईरान के अधिकारियों के हवाले से दावा किया कि मुश्तबा खामनेई सुरक्षित हैं और उनकी हालत में तेजी से सुधार हो रहा है। इधर अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जंग के दौरान इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने के लिए ईरान ने क्लस्टर बमों का इस्तेमाल बढ़ा दिया। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह जानकारी इजरायल की सेना के अफसरों के हवाले से दी। अमेरिकी अखबार के मुताबिक 28 फरवरी से जुड़ी इस जंग के दौरान ईरान ने करीब 300 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, जिनमें 150 से ज्यादा मिसाइलों में क्लस्टर बम लगे हुए थे। मतलब आधी से ज्यादा मिसाइलों में ईरान ने क्लस्टर बम का इस्तेमाल करके
भारी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। क्लस्टर बम एक ऐसा बड़ा बम होता है जो हवा में फटकर कई छोटे छोटे बमों में बढ़ जाता है और सिर्फ एक ही टारगेट पर नहीं बल्कि एक ही साथ पलक झपकते ही दुश्मन के बड़े इलाके को तबाह कर देता है। मतलब जंग के दौरान एक बम से दुश्मन के किसी एक ठिकाने या टारगेट को तबाह किया जा सकता है, लेकिन क्लस्टर बम वो बम है जो एक ही झटके में दुश्मन के सैकड़ों ठिकानों को बर्बाद कर सकता है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इजरायल को ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए ईरान ने अपनी मिसाइलों में क्लस्टर बम लगाकर हमले किए। इजरायल की सेना ने भी माना कि ईरान जंग के दौरान करीब हर रोज बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए क्लस्टर बम से हमले कर रहा है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान ने जंग में क्लस्टर बमों का इस्तेमाल इसलिए बढ़ा दिया क्योंकि उसके सामने इजरायल की फौज का एयर डिफेंस सिस्टम भी फेल साबित हुआ। दावा किया गया कि हवा से एक साथ गिरते 5-5 किलो के छोटे छोटे सैकड़ों बमों ने आयरन डोम जैसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम को भी गुमराह कर दिया। इजरायल के पास दुनिया के सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है जो चंद सेकंड में ही दुश्मन की मिसाइलों, रॉकेटों, ड्रोन को हवा में ही राख कर देने की ताकत रखते हैं। लेकिन खबरों के मुताबिक इस बार की जंग के दौरान ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों में लगे क्लस्टर बमों ने इजरायल के डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे दिया। और द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इसी वजह से इजरायल के कई शहरों में ईरान के हमलों का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। वैसे तो तकरीबन पूरे इजरायल में 3 लेयर की हवाई सुरक्षा मौजूद है। इजरायली एयरफोर्स का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम 70 किलोमीटर की दूरी से होने वाले हमलों को नाकाम कर देता है, 70 किलोमीटर पहले। इसके अलावा डेविड स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम 300 किलोमीटर दूर से आने वाली मिसाइलों को ढेर करने की क्षमता रखता है, जबकि उसका एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम करीब 2500 किलोमीटर की दूरी से होने वाले हवाई हमलों को बर्बाद करने की ताकत रखता है। लेकिन ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों से दागे गए क्लस्टर बमों की तोड़ निकाल पाना इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए चुनौती बन गया, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि माना जाता है कि इन एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से मिसाइलों, रॉकेट और ड्रोन को तो रोका जा सकता है, लेकिन एक ही साथ बारिश की बूंदों की तरह गिर रहे 5-5 किलो के छोटे छोटे बमों को रोकना मुश्किल होता है। ईरान ने इजरायल के शहरों को दहलाने के लिए बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए जो क्लस्टर बम गिराए वो हवा में फटते ही कई टुकड़ों में बढ़ जाते हैं और बारिश की बूंदों की तरह एक बड़े इलाके में फैल गए। ये जो भी आप ग्राफिक्स में देख रहे हैं ये हवाई जहाज से गिराया जा रहा है, ये दिखाने के लिए, लेकिन ऐसा दावा है कि ईरान ने ये मिसाइल में लगाकर भेजा, हवाई जहाज से नहीं गिरा। हवाई जहाज से तो हमले कर नहीं रहा, ईरान मिसाइलों से कर रहा है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इस तरह छोटे छोटे बमों को पकड़ पाना और उन्हें पूरी तरह नाकाम कर पाना मुमकिन नहीं है। इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम को फेल करने के लिए ईरान की सेना ने इसीलिए क्लस्टर बमों का इस्तेमाल बढ़ा दिया और इजरायल के शहरों में मकानों, पार्कों, सड़कों और दुकानों को इनसे निशाना बनाया। इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान की मिसाइलों और ड्रोन के हमलों को तो तकरीबन नाकाम कर दिया, लेकिन क्लस्टर बम वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को जब तक एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट करके तबाह कर पाते, उनसे छोटे छोटे बम निकल चुके होते थे। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक ईरान ने जानबूझकर ऊंचाई से छोटे छोटे बम गिराने की रणनीति अपनाई ताकि इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया जा सके। किसी भी जंग के दौरान क्लस्टर बम सबसे खतरनाक हथियार साबित होता है, क्योंकि हवा में फटने के बाद क्लस्टर बम 10 से 13 किलोमीटर के इलाके में फैल जाता है और भारी नुकसान पहुंचाता है। तेज धमाके की वजह से धातु के सैकड़ों टुकड़े दूर तक फैल जाते हैं। अगर इलाका आबादी वाला है तो एक धमाके में कई लोग घायल हो सकते हैं। एक साथ कई जगह धमाके से एक बड़ा इलाका प्रभावित होता है। क्लस्टर बम के एक साथ एक बड़ा खतरा यह भी है कि ये कई बार बम जमीन पर गिरने के बाद तुरंत फटते भी नहीं, तो किसी लैंडमाइन की तरह, बारूदी सुरंग की तरह सालों तक वहां पड़े रहते हैं। लेकिन बाद में अगर किसी ने गलती से छू दिया या कुछ और हो गया तो वो फट पड़ते हैं। अमेरिकी अखबार ने न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान ने पिछले साल हुई 12 दिन की जंग के दौरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों पर बहुत ही कम क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया था, लेकिन इस बार की जंग के दौरान उसने अपनी रणनीति बदल दी और इनका इस्तेमाल बढ़ा दिया। लेकिन जंग के दौरान क्लस्टर बमों के इस्तेमाल को लेकर पूरी दुनिया में लंबे वक्त से विवाद रहा है, क्योंकि क्लस्टर बम के इस्तेमाल से सिर्फ सैनिकों को ही नहीं बल्कि बेगुनाह आम लोगों को भी इससे नुकसान हो जाता है, वो भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। 1940 के दशक में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सबसे पहले जर्मनी ने क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया था। जर्मनी ने अपने SD-2 बटरफ्लाई बम से भयानक तबाही मचाई थी। इसके बाद 1960 और 70 के दशक में वियतनाम युद्ध के दौरान भी क्लस्टर बम का इस्तेमाल हुआ था। अमेरिकी सेना ने क्लस्टर बम से वियतनाम को दहलाया था। इसके बाद रूस, चीन, ईरान, इजराइल समेत कई देशों ने यह बम बना लिए थे।
लेकिन जंग के दौरान बारिश की बूंदों की तरह दुश्मन के इलाके में बरसने वाले क्लस्टर बमों से होने वाली मौतों के बाद इन पर पाबंदी लगाने की मांग शुरू हो गई और 2008 में दुनिया भर के 100 से ज्यादा देशों ने एक समझौता किया और उसमें क्लस्टर बमों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था। बैन का मतलब था कि समझौते में शामिल देश न तो इसका इस्तेमाल करेंगे, न तो बनाएंगे, न खरीदेंगे, न बेचेंगे, न ही अपने हथियार गोदाम में इसका स्टॉक रखेंगे, यानी सब पर रोक लगा दी गई। लेकिन उस वक्त ईरान, इजराइल, अमेरिका, रूस, चीन और पाकिस्तान समेत कई देशों ने इस समझौते पर साइन ही नहीं किए थे। नतीजा यह हुआ कि इन देशों ने जंग के दौरान अपने दुश्मनों पर क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया। इजराइल और अमेरिका के साथ छिड़ी ताजा जंग में ईरान ने इजराइल के खिलाफ क्लस्टर बम का भरपूर इस्तेमाल किया, ऐसा दावा किया जा रहा है। और क्लस्टर बमों के अलावा दूसरे हथियारों से भी इजराइल पर ईरान के हमले जारी रहे। ईरान की फौज ने इजराइल के तेल अवीव समेत कई शहरों में बमबारी कर दी। इन हमलों में वहां भारी नुकसान होने की खबर आई क्योंकि दावा है कि ईरान ने बम की तरह फटने वाले ड्रोन और मिसाइलों की बारिश कर दी। इस दौरान खासतौर पर इजराइल के तेल अवीव शहर को टारगेट पर रखा गया, जबकि इजराइल के इस शहर को उसके सबसे सुरक्षित इलाकों में गिना जाता रहा है। लेकिन ईरान से आने वाली मिसाइलों की वजह से वहां रहने वाले लोग डर और दहशत के साए में जीने को मजबूर हो गए, क्योंकि दुश्मन की मिसाइलें जैसे ही तेल अवीव के आसमान में पहुंचती हैं वहां भगदड़ मच जाती है। हमलों से बचने के लिए लोग जमीन के नीचे बने बंकरों की तरफ दौड़ पड़ते हैं। लोग यहाँ पे भाग रहे हैं, शेल्टर के लिए भाग रहे हैं। ये इस वक्त इसराइल का हाल है। तो ये देखिए यहाँ पे शेल्टर है और शेल्टर में भाग रहे हैं लोग, क्योंकि यहाँ पे सायरन बज चुकी हैं। अब न जाने कहाँ से अटैक होगा। इजराइल की सेना ने दावा किया कि उसने ईरान की ज्यादातर मिसाइलों को आसमान में ही मार गिराया, यानी इससे पहले कि वो जमीन पर गिरकर टारगेट पर फटती उन्हें रास्ते में ही बर्बाद कर दिया गया और ये काम एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए किया गया। लेकिन ईरान की कई मिसाइलें इजराइल की हवाई सुरक्षा को भेदने में सफल भी हुई। वो रिहायशी इलाकों में गिरी। तेल अवीव के ऐसे ही एक इलाके से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई, क्योंकि मिसाइल हमले के बाद उस इलाके में हर तरफ बर्बादी नजर आई। धमाके की चपेट में आने वाली इमारतों की तो सूरत ही बिगड़ गई। उनकी खिड़कियों के शीशे तक चकनाचूर हो गए। सड़कों पर हर तरफ मलबा बिखरा दिखाई दिया। कुछ गाड़ियां भी हमले की जद में आने से तहस नहस हो गई। खबर है, इस मिसाइल हमले में कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। इधर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक जंग के दौरान अमेरिका के जंगी जहाजों और मिलिट्री बेस की घेरेबंदी के लिए ईरान ने अपने सबसे खतरनाक 8 जासूसी ड्रोन को तैनात कर दिया। मतलब यह कि ईरान ने दुश्मन की निगरानी के लिए आसमान में उड़ने वाले जासूस छोड़ दिए। रॉयटर्स के मुताबिक जंग के दौरान ईरान ने अपने जासूसी ड्रोन का ऐसा नेटवर्क तैयार कर दिया जो अमेरिकी सेना के ठिकानों और युद्धपोतों पर 24 घंटे नजर बनाए हुए हैं और उनकी पल पल की जानकारी ईरान की सेना को भेज रहे हैं। रॉयटर्स के मुताबिक आसमान में उड़ते ईरान के जासूसी ड्रोन ने अमेरिकी फौज की गतिविधियों की कुछ रियल टाइम तस्वीरें, यानी लाइव तस्वीरें और लोकेशन भेजी। मतलब यह कि आसमान में तैनात इन ड्रोन की मदद से ईरान की सेना ने यह पता लगा लिया कि अमेरिकी सैनिक कहां जा रहे हैं, किस बेस पर कितने सैनिक तैनात हैं, समुद्र में कौन सा युद्धपोत किस दिशा में बढ़ रहा है। खबरों के मुताबिक जंग के दौरान ईरान की आंख की तरह काम कर रहे इन जासूसी ड्रोनों ने कई अहम जानकारियां सीधे ईरान के कमांड सेंटर तक पहुंचाई। इसी वजह से इन जासूसी ड्रोनों को ईरान की सेना की डिजिटल आंखें कहा जा रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने आसमान में जासूसी के लिए महाजिर 4 ड्रोन को तैनात कर दिया। यह ईरान का पुराना लेकिन बेहद भरोसेमंद जासूसी ड्रोन माना जाता है। यह कई घंटों तक लगातार उड़ान भर सकता है और जमीन के साथ साथ समुद्री इलाकों की निगरानी करता है। ईरान ओमान की खाड़ी में अमेरिकी नौसेना की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए इसका इस्तेमाल करता आ रहा है। महाजिर 4 के अलावा यासिर ड्रोन को भी ईरान ने निगरानी के लिए तैनात कर दिया। ये छोटा सा ड्रोन हाथ से लॉन्च किया जाता है। इसका आकार इतना छोटा होता है कि कई बार रडार पर पकड़ में ही नहीं आता और इसी वजह से ईरान की सेना इसे आसानी से दुश्मन के सैन्य ठिकानों के बिल्कुल ऊपर उड़ाकर उसकी ताकत, संख्या और रास्तों का पता लगा लेती है। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने समंदर से रेगिस्तान तक अमेरिकी सेना पर निगरानी के लिए अपने अबाबील ड्रोन को भी तैनात कर दिया। ईरान का यह ड्रोन करीब 7000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। ऊपर से यह सैनिकों और उनकी गाड़ियों की गतिविधियों को ट्रैक कर सकता है। इसमें किसी भी सैन्य काफिले को कई घंटों तक लगातार ट्रैक करते रहने की क्षमता बताई जाती है। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने पनडुब्बी से उड़ने वाला ड्रोन हुमा कमांड 12 और 30 घंटे तक उड़ान भरने की ताकत रखने वाले फुतरस ड्रोन को भी अपनी आंख बना लिया। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने फारस की खाड़ी के आसपास निगरानी के लिए महाजिर 6 ड्रोन को भी उड़ा दिया।
खास बात ये ड्रोन हथियारों से लैस होता है, इसमें हथियार भी होते हैं। कई बार ये पहले जासूसी करता है, फिर टारगेट को पहचान कर उस पर हमला भी कर देता है। इधर ईरान के लड़कियों के स्कूल पर हुए हमले में घायल टीचर की भी मौत हो गई। ईरान के दक्षिणी मिनाब में मौजूद लड़कियों के स्कूल पर हुए हमले में घायल टीचर निदा अमीनी अजहर की मौत हो गई। जंग के शुरुआती दिनों में ही लड़कियों के स्कूल पर भयानक हमला हो गया था, जिसमें 175 से ज्यादा छात्राओं की जान चली गई थी। उसी हमले में निदा अमीनी अजहर बुरी तरह घायल हो गई। सऊदी अरब ने एक दिन में 53 ड्रोन और 5 बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराने का दावा किया। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक वहां के कड़ी सुरक्षा वाले इलाके को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। हालांकि यह हमला किसने किया, इसकी जानकारी नहीं दी गई। 32 देशों के सैन्य संगठन नेटो के प्रवक्ता ने बताया कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों से निपटने में नेटो तुर्की की मदद कर रहा है। दावा है कि नेटो सदस्य तुर्की पर भी ईरान की तरफ से 3 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जा चुकी हैं। हालांकि उन तीनों मिसाइलों को आसमान में बर्बाद किए जाने का दावा किया गया। उधर अमेरिका और इजरायल से जारी जंग के बीच ईरान ने दुबई में एक और हमला कर वहां दहशत मचा दी। यह हमला ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई के उस बयान के बाद हुआ जिसमें उन्होंने खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डे बंद नहीं करने पर यूएई, सऊदी अरब, कतर में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले की धमकी दी थी। 28 फरवरी से शुरू हुए इस युद्ध के बाद से ईरान दुबई पर कई बार हमले कर चुका है। ईरान के निशाने पर दुबई के वो ठिकाने हैं जहां अमेरिकी कंपनियों के दफ्तर मौजूद हैं और इस बार ईरान ने सेंट्रल दुबई के उस इलाके में हमला किया है जहां अमेरिका की कई कंपनियों के दफ्तर मौजूद हैं। ड्रोन से हुए इस हमले के बाद वहां आग लग गई, पूरे इलाके में काले धुएं का गुबार फैल गया। बताया गया ड्रोन से हुए हमले के बाद वहां तेज धमाकों की आवाज भी सुनाई दी। धमाके इतने तेज थे कि उनकी वजह से आसपास की इमारतें भी थर्रा गईं, ऐसा बताया गया। इस हमले के बाद वहां तुरंत राहत और बचाव की टीम भेजी गई, लेकिन काले और घने धुएं की वजह से उन्हें भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मचारियों को क्रेन की मदद लेनी पड़ी। दमकल कर्मचारी आग बुझाने के लिए क्रेन पर चढ़कर पानी की बौछार करते नजर आए। इस हमले की वजह से वहां एक इमारत में नुकसान होने का दावा किया गया, लेकिन दुबई प्रशासन ने ईरान की तरफ से हुए ड्रोन हमले को इंटरसेप्ट कर हवा में ही मार गिराने का भी दावा किया। यानी उनके मुताबिक ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया गया था और हवा में मार गिरा दिया गया था। उस हवा में मार गिराने के दौरान उससे गिरे मलबे की वजह से वहां तेज धमाका हुआ और आग लगी। उनके मुताबिक इस हमले में कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ और दुबई में जिस इमारत पर ईरान ने ड्रोन से हमला करने की कोशिश की, क्योंकि दुबई कह रहा है कि वो इंटरसेप्ट कर लिया गया, तो वहां काफी नुकसान हुआ। हमले की वजह से उस इमारत में लगे शीशे टूटकर बिखरे नजर आए। आग लगने की वजह से वहां रखा सामान जलकर राख हो गया और इमारत का एक हिस्सा ध्वस्त हो गया। हमले के बाद वहां पहुंची राहत और बचाव टीम ने इमारत में फंसे लोगों को बाहर निकाला और पूरी इमारत को खाली करा लिया गया और उस इलाके की घेरेबंदी कर दी गई। बताया गया ये इमारत दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर के पास मौजूद है और इसमें कई बैंक और अमेरिकी कंपनियों के दफ्तर हैं। हमले के बाद वहां काम करने वाले बैंक और दूसरी कंपनियों के कर्मचारियों को घर से काम करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा उस इलाके में मौजूद दूसरी इमारतों को भी खाली करा लिया गया और दुबई में हुए हमलों का वीडियो बनाने और उन वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करने के मामले में एक ब्रिटिश पर्यटक समेत 20 लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। दावा किया गया कि वो लोग अपनी छुट्टियां बिताने दुबई गए थे, लेकिन वहां हो रहे मिसाइल और ड्रोन हमलों का वीडियो बनाना उन्हें भारी पड़ गया। हमलों का वीडियो बनाने और वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करने के मामले में उन पर साइबर अपराध का आरोप लगा दिया गया, कानून तोड़ने का आरोप लगा दिया गया, क्योंकि यूएई के साइबर क्राइम कानून के मुताबिक कोई भी ऐसी तस्वीर या वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करना अपराध है जिसकी वजह से वहां लोगों में डर पैदा हो, जिससे वहां लोगों की सुरक्षा पर असर पड़े। पुलिस के दावों के मुताबिक उन लोगों के मोबाइल फोन से दुबई में हुए मिसाइल और ड्रोन हमलों के वीडियो मिले। मोबाइल फोन की जांच के बाद उन वीडियो को डिलीट कर दिया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और वहां के साइबर क्राइम कानून के मुताबिक उन्हें इस मामले में 2 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है। इसके अलावा लाखों का जुर्माना भी लगाया जा सकता है और सजा पूरी होने के बाद उन्हें वहां से डिपोर्ट किया जा सकता है। यानी सजा पाने वाले जिस देश के नागरिक हैं वो उन्हें उनके देश वापस भेजा जा सकता है। इधर युद्ध की वजह से पश्चिम एशिया में पर्यटन के कारोबार को भारी नुकसान होने का दावा किया गया। ब्रिटेन के अखबार द गार्डियन ने पश्चिम एशिया के पर्यटन सेक्टर को रोजाना करीब
5 अरब 49 करोड़ रुपए का, यानी 549 करोड़ रुपए का नुकसान होने का दावा किया। दावों के मुताबिक इस युद्ध की वजह से दुबई का पर्यटन कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ, क्योंकि इस युद्ध की वजह से वहां लोग जाने से कतराने लगे और वहां के पर्यटक स्थलों पर सन्नाटा पसर गया। लोगों से खचाखच भरे रहने वाले होटल, मॉल खाली हो गए और इसका सबसे ज्यादा असर दुबई पर देखने को मिला। दुबई के साथ अबू धाबी, दोहा, मनामा में भी पर्यटन के कारोबार पर युद्ध का असर पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक आम दिनों में इन जगहों पर रोजाना 5 लाख से ज्यादा लोग पहुंचते थे, लेकिन युद्ध की वजह से वहां पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या न के बराबर हो गई। ब्रिटिश मीडिया के मुताबिक अगर युद्ध लंबा चला तो इससे पर्यटन पर निर्भर रहने वाले खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ सकता है और दावा किया गया इस युद्ध की वजह से दुबई का पर्यटन कारोबार पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडराने लग गया। लगातार हो रहे हमलों की वजह से सैकड़ों लोग दुबई छोड़कर चले गए और इसकी वजह से वहां का पर्यटन कारोबार अर्श से फर्श पर पहुंच गया और नतीजा ये हुआ कि वहां के 5 स्टार होटल जो हमेशा पर्यटकों से भरे रहते थे वो खाली रहने लग गए हैं। पर्यटकों को लुभाने के लिए होटल मालिकों ने किराए को आधा कर दिया, लेकिन डिस्काउंट का भी कोई असर दिख नहीं रहा। दावा किया गया दुबई के लग्जरी होटल के किराए में जितनी गिरावट इस वक्त हुई उतनी पहले कभी नहीं हुई। वहीं युद्ध की वजह से हवाई क्षेत्र के बार बार बंद होने, फ्लाइटें रद्द होने की वजह से वहां पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या उस वजह से भी कम हो गई और इस जंग की दुबई के पर्यटन कारोबार पर ही असर नहीं पड़ा जंग का। इसकी वजह से वहां का हवाई परिवहन सेक्टर भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। अमेरिका ईरान युद्ध को दुबई के हवाई सेक्टर, विमानन सेक्टर के लिए भी बड़ा खतरा बताया गया, क्योंकि युद्ध की वजह से वहां दुनिया भर से पहुंचने वाली फ्लाइट की संख्या कम हो गई। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की गिनती दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में होती है और ये पश्चिम एशिया का भी सबसे व्यस्त रहने वाला एयरपोर्ट है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट 110 देशों से जुड़ा हुआ है, यानी वहां 110 देशों से सीधी फ्लाइट पहुंचती है और इसी हवाई कनेक्टिविटी की वजह से दुबई में हर साल करोड़ों पर्यटक पहुंचते हैं। दुबई की अर्थव्यवस्था पर्यटन के साथ साथ हवाई कनेक्टिविटी पर भी निर्भर है। तेल के बाद दुबई ने अपने आप को एक ग्लोबल पर्यटन और व्यापार के केंद्र के रूप में विकसित किया और इसकी वजह से उसकी अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुई, लेकिन इस युद्ध की वजह से दुबई को पर्यटन के साथ विमानन सेक्टर में भी काफी नुकसान हुआ। इधर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पश्चिमी एशिया में छिड़ी जंग के दौरान ईरान के हमलों के बाद खाड़ी देशों ने अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भरता कम करने पर विचार करना शुरू कर दिया। रॉयटर्स ने खाड़ी देशों के कुछ अफसरों के हवाले से रिपोर्ट दी कि इस जंग के दौरान ईरान की तरफ से किए गए हमलों के लिए खाड़ी देशों ने सीधे तौर पर अमेरिका को जिम्मेदार मारा। इतना ही नहीं, रॉयटर्स के मुताबिक खाड़ी के कुछ देशों का तो यहां तक मानना है कि अगर उनके यहां अमेरिकी सैन्य अड्डे नहीं होते तो ईरान उन पर हमले करता ही नहीं। वो सैन्य अड्डे उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए बनवाए थे, लेकिन वही उनके लिए खतरा हो गए और रॉयटर्स के मुताबिक इसी वजह से खाड़ी देशों ने अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भरता कम करने की प्लानिंग शुरू कर दी। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान का हमला झेल रहे कुछ खाड़ी देश इस बात पर भड़क गए कि अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमला करने से पहले उन्हें भरोसे में लेना तो दूर, कोई सूचना तक नहीं दी। खाड़ी देशों ने आरोप लगाया कि जंग के दौरान अमेरिका ने ईरान के हमलों से सिर्फ अपने फौजियों और सैन्य अड्डों को बचाया, उनके लोगों को मरने के लिए छोड़ दी। रॉयटर्स के मुताबिक खाड़ी देशों ने आरोप लगाया कि यह जंग उन्होंने शुरू नहीं की, लेकिन अमेरिका की वजह से उन्हें बेवजह इस जंग में घसीट दिया गया। मतलब यह कि ऐसा लग रहा है जैसे ईरान की जंग ने खाड़ी देशों की आंखों पर लगी ये अमेरिका की पट्टी खोल दी, क्योंकि खाड़ी देशों के मुताबिक अमेरिका ने दशकों से उनका फायदा तो लिया, लेकिन जब सुरक्षा देने की बारी आई तो ट्रंप की फौज सुरक्षा नहीं दी और उन्होंने अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दी। इसी वजह से कई रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वक्त में खाड़ी देश सैन्य रणनीति में बदलाव करने के साथ अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भरता को कम कर सकते हैं। माना जा रहा है कि खाड़ी के कुछ देश अमेरिका के साथ अपने पुराने सुरक्षा संबंध बनाए रखते हुए भी दुनिया की दूसरी शक्तियों के साथ सहयोग बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। खबरों के मुताबिक खाड़ी देश हथियारों की खरीद के लिए यूरोप और एशिया के दूसरे देशों की तरफ हाथ बढ़ा सकते हैं, जबकि अभी तक वो अपने ज्यादातर हथियार अमेरिका से ही खरीदते रहे। हथियारों की खरीद के अलावा खाड़ी देश चीन और रूस के साथ नजदीकियां बढ़ाते हुए रक्षा सहयोग बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ रक्षा विशेषज्ञों का तो यह भी मानना है कि भविष्य में कुछ खाड़ी देश ईरान के साथ भी बातचीत बढ़ाने और कूटनीतिक संबंध को नए सिरे से शुरू करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ताजा जंग ने दोनों पक्षों के बीच भरोसे को काफी नुकसान पहुंचाया, जबकि पुराने वक्त में ईरान का खाड़ी देशों के साथ रिश्ता दुश्मनी वाला नहीं था।
यानी ईरान के साथ हुई इस जंग के बाद खाड़ी देशों ने अपनी सुरक्षा नीति और कूटनीति को नए सिरे से तैयार करने की कोशिश शुरू कर दी, जबकि बीते कई दशक से अमेरिका और खाड़ी देशों के बीच तेल और निवेश के बदले सुरक्षा का समझौता रहा है। खाड़ी देशों के पास तेल का अकूत भंडार मौजूद है। दूसरे विश्व युद्ध के अंत में जब अमेरिका को तेल की कमी का डर था, तब उसने खाड़ी देशों की तरफ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया था। उसी दौरान दोनों पक्षों के बीच तेल के बदले सुरक्षा का समझौता हुआ। अमेरिका ने साल 1948 में बहरीन की राजधानी मनामा के पास अपना पहला सैन्य ठिकाना बनाया था। 1970 का दशक आते आते फारस की खाड़ी में मौजूद बहरीन के साथ साथ सऊदी अरब, कतर, यूएई, कुवैत और ओमान के साथ अमेरिका के रिश्ते मजबूत हो गए। 1979 की इस्लामी क्रांति और तब के सोवियत संघ और अभी के रूस के प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका ने खाड़ी देशों को सैन्य सुरक्षा दी। बदले में खाड़ी देशों ने अमेरिका को अपने देश में सैन्य अड्डे बनाने की इजाजत दे दी। इसके बाद धीरे धीरे खाड़ी देशों के साथ अमेरिका के रिश्ते गहरे होते चले गए। खाड़ी देशों ने अमेरिका से अपनी सेनाओं के लिए करोड़ों रुपए के हथियार खरीदे। इसके अलावा अमेरिका ने अपने सैन्य अड्डों, एयरबेस, नौसैनिक अड्डों और भारी भरकम फोर्स से खाड़ी देशों को पाट दिया। अमेरिका ने इन देशों को भरोसा दिया कि किसी भी बाहरी खतरे के वक्त उनकी सुरक्षा की पूरी गारंटी अमेरिका की फौज की होगी। लेकिन खाड़ी देश के कुछ अफसरों के हवाले से रॉयटर्स ने बताया कि ईरान जंग के दौरान कई दशकों से बना यह भरोसा टूट गया और जिन अमेरिकी सैन्य अड्डों को खाड़ी देश अपनी सुरक्षा के लिए किसी किले की तरह समझते थे, खबरों के मुताबिक उन्हीं को वो अपने ऊपर हुए ईरान के हमलों की सबसे बड़ी वजह मानने लगे। उधर खबर है कि इराक में हुए एक ड्रोन हमले में फ्रांस के एक सैनिक की मौत हो गई। फ्रांस की न्यूज एजेंसी एएफपी ने दावा किया कि इराक के इरबिल शहर पर हुए ड्रोन हमले में फ्रांस के एक सैनिक की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। दावा किया गया कि यह हमला ईरान की तरफ से किया गया और उसने हमले के लिए शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल किया। ईरान के पड़ोसी देश इराक ने युद्ध की वजह से अपनी एयर स्पेस को 16 मार्च तक बंद रखने का फैसला लिया। यानी 16 मार्च तक इराक के आसमान में ड्रोन, विमान और लड़ाकू विमानों की उड़ान पर पूरी तरह रोक लगी रहेगी। यह कदम जंग के बीच सुरक्षा को ध्यान में रखकर उठाया गया। पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग के दौरान गैस की कीमतों में उछाल के बाद दक्षिण पूर्व एशिया के देश फिलीपींस ने बिजली उत्पादन बढ़ा दिया। वहां की सरकार ने बिजली दरों को नियंत्रित करने की तैयारी भी शुरू कर दी। फिलीपींस में बिजली की कीमतों में 16% की बढ़ोतरी की आशंका जताई गई। इधर अमेरिका और इजरायल से युद्ध लड़ रही ईरान की सेना के अंदर टकराव की खबरें सामने आई। ये खबर ईरान इंटरनेशनल नाम की वेबसाइट की एक रिपोर्ट में छपी। ये वेबसाइट ब्रिटेन की धरती से चलती है और इसका दावा है कि युद्ध के दौरान ही ईरान की सेना और आईआरजीसी के बीच खींचतान तेज हो गई। आईआरजीसी भी ईरान की सेना है, क्योंकि ईरान में बाकी देशों की तरह एक सेना नहीं है, वहां 2 सेना है। दोनों की अलग अलग नेवी, एयरफोर्स और थल सेना है। एक है रेगुलर सेना जिसको कहते हैं आर्तिश, और जो आईआरजीसी है वो अलग सेना है। वो आर्तिश के अधीन नहीं है, उसकी कोई इकाई भी नहीं है, बल्कि वो सबसे ताकतवर है और इस युद्ध में तो वही मुख्य सेना का काम कर रही है। आईआरजीसी ईरान के सुप्रीम लीडर के इशारे पर काम करती है और दावा है कि ईरान की आईआरजीसी सेना और आर्तिश सेना के बीच कलह शुरू हो गई। ये दावा इस वेबसाइट ने किया है, वो भी तब जब अमेरिका और इजरायल की फौज ईरान में बमबारी करने का कोई मौका नहीं चूक रही। यानी ईरान के 2 दुश्मन एक साथ उस पर लगातार वार करने में जुटे हैं। हालात इस कदर बन चुके हैं कि कब क्या हो जाए इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। लेकिन दावा है, इस वेबसाइट ने दावा किया है कि इस मुसीबत की घड़ी में भी ईरान की सैन्य व्यवस्था में उथल पुथल मच गई। ब्रिटेन से चलाई जा रही है ये वेबसाइट, ईरान इंटरनेशनल नाम की वेबसाइट, इसलिए कई युद्ध के जानकार मान रहे हैं कि ये भी पश्चिमी मीडिया की तरफ से खबरें फैलाने की कोशिश हो सकती है। लेकिन उस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की आईआरजीसी सेना और वहां की आर्तिश सेना आमने सामने आ चुकी है। दावा है कि कई मुद्दों को लेकर उनके बीच लगातार टकराव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आशंका जताई गई इस रिपोर्ट में कि 2 दुश्मनों से लड़ रहे ईरान की परेशानियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि वहां अंदर खाने चल रहे इस टकराव का असर युद्ध पर भी पड़ सकता है। ईरान इंटरनेशनल वेबसाइट की रिपोर्ट में बताया गया कि ईरान की सेना यानी आर्तिश उसकी आईआरजीसी सेना पर बुरी तरह भड़की हुई है। आईआरजीसी आर्तिश के मुकाबले ज्यादा शक्तिशाली है। उसे ही दशकों से ईरान का ज्यादातर सैन्य बजट और संसाधन मिलते रहे। ईरान की तरफ से जंग की अगुवाई भी वही कर रही है। हालांकि लड़ाई में ईरान की आर्तिश सेना के जवान भी पूरी तरह शामिल हैं। वो भी ठीक उसी तरह अमेरिका और इजरायल के हर हमले का जवाब दे रहे हैं जिस तरह आईआरजीसी के सैनिक बमबारी करने में जुटे हैं। मतलब ईरान की दोनों ही सेनाएं मिलकर दुश्मन का मुकाबला कर रही हैं। लेकिन इस सबके बीच दावा किया गया कि ईरान की आर्तिश सेना और उसकी आईआरजीसी सेना में भिड़ंत के हालात बन गए। ईरान इंटरनेशनल वेबसाइट के मुताबिक आर्तिश सेना का आरोप है कि युद्ध में घायल हुए उसके सैनिकों को ठीक से इलाज नहीं दिया जा रहा।
इसके अलावा दुश्मन पर हमले के लिए जरूरी गोला बारूद की सप्लाई भी नहीं की जा रही। दावा है इसके लिए उसने IRGC सेना को जिम्मेदार बताया, क्योंकि कहा जाता है ईरान के सैन्य संसाधनों पर पूरी तरह IRGC का कंट्रोल है। यानी ईरान की आतिश सेना ने वहां की IRGC सेना पर भेदभाव करने का आरोप लगा दिया। इसे ईरान के लिए खतरे के तौर पर देखा गया, क्योंकि आशंका जताई गई कि युद्ध के बीच ही उसकी दोनों सेनाएं दो फाड़ हो गई, तो उसके लिए दुश्मन से निपटने में मुश्किल हो जाएगी। उधर अमेरिका का ईंधन भरने वाला एक विमान KC-135 क्रैश हो गया। यह हादसा इराक में हुआ। इसमें 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई, ये खबरें आई। जानकारी के मुताबिक ये विमान ईरान के खिलाफ चल रहे अमेरिका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का हिस्सा था और इसीलिए माना जा रहा है कि इस विमान के गिरने से अमेरिका को बड़ा झटका लगा। जानकारी के मुताबिक इस हादसे के वक्त 2 KC-135 विमान उड़ान भर रहे थे, लेकिन उनमें एक विमान की सुरक्षित लैंडिंग हो गई, जबकि दूसरा विमान पश्चिमी इराक में क्रैश हो गया। इस विमान में 6 अमेरिकी सैनिक सवार थे। अमेरिकी सेना ने भी उन सैनिकों की मौत की पुष्टि कर दी। हालांकि इसके बाद अमेरिकी सेना ने यह भी साफ कर दिया कि उसका यह विमान दुश्मन के किसी हमले या गोलीबारी की वजह से नहीं गिरा। अमेरिका का KC-135 विमान बड़े ऑपरेशन के दौरान लड़ाकू विमानों में हवा में ही ईंधन भरने का काम करता है। इधर खबर आई कि LPG से लदा एक जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से भारत की तरफ रवाना हो गया। सूत्रों के मुताबिक ईरान और अमेरिका के बीच छिड़ी जंग के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से LPG से भरा एक जहाज भारत के लिए रवाना हो गया। सूत्रों ने बताया कि जहाज पर 400 लाख किलो से ज्यादा LPG लदी हुई है। सूत्रों के मुताबिक हॉर्मूज गलियारे से इसके अलावा एक और जहाज भारत की तरफ जल्द रवाना होगा। भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फताली ने ईरान और भारत के रिश्ते को मजबूत और ऐतिहासिक बताया। उन्होंने भरोसा जताया कि मौजूदा हालात के बीच भी दोनों देश मिलकर मुश्किलों को दूर करेंगे। उन्होंने इशारा किया कि अगले 2 से 3 दिन में दोनों देशों के अच्छे संबंध का नतीजा दिखाई देगा। एक रोज पहले इराक के पास अमेरिका के तेल टैंकर पर हुए हमले में जान गंवाने वाले भारतीय नागरिक देवनंदन प्रसाद सिंह के परिवार ने सरकार से मदद की अपील की। परिवार के लोगों ने देवनंदन सिंह के पार्थिव शरीर को लाने में मदद की गुहार लगाई। देवनंदन सिंह बिहार के भागलपुर जिले के रहने वाले थे। उधर ईरान की राजधानी तेहरान में अमेरिका और इजरायल के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के दौरान आसमान से मिसाइल और बमों की बारिश शुरू हो गई, लेकिन इसके बाद भी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने वहां से भागने की कोशिश नहीं की। हाथों में ईरान का झंडा और जंग में मारे गए ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की तस्वीर लेकर लोग सड़कों पर ही डटे रहे। तेहरान में बमबारी तब हुई जब अल कुद्स दिवस के मौके पर हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। अल कुद्स दिवस यरूशलेम पर इजरायल के कब्जे के विरोध में हर साल रमजान के आखिरी शुक्रवार को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1979 में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खुमैनी ने की। कुद्स यरूशलेम का अरबी नाम है, इसलिए इसे यरूशलेम दिवस भी कहा जाता है। इसी कुद्स दिवस के नाम पर ईरान ने कुद्स फोर्स की शुरुआत की। इस फोर्स के जरिए ईरान दूसरे देशों में इजरायल के खिलाफ सैन्य अभियान चलाता है। कुद्स दिवस पर दुनिया भर में फिलिस्तीन के समर्थन में और इजरायल के विरोध में मार्च और रैलियां निकाली जाती हैं। और ईरान की राजधानी तेहरान में भी कुद्स दिवस के मौके पर हजारों की संख्या में लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए, वो भी अमेरिका और इजरायल की तरफ से की जा रही बमबारी के बीच। लोगों के हाथों में ईरान के झंडे और जंग में मारे गए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की तस्वीरें नजर आईं। अमेरिका और इजरायल के खिलाफ नारे लगाते हुए लोगों की भीड़ तेहरान के मशहूर आजादी स्क्वायर की तरफ आगे बढ़ती दिखाई दी। तभी तेहरान के एक इलाके में अमेरिका और इजरायल की सेना ने आसमान से बमों की बारिश शुरू कर दी। अचानक तेहरान की इमारतों पर बारूद बरसना शुरू हो गया। धमाका होते ही वहां हड़कंप मच गया। सड़क पर मार्च निकाल रहे लोगों ने जैसे ही धमाके देखे, उनके कदम ठिठक गए। लेकिन इसके बाद भी सड़कों पर रैली और मार्च निकाल रहे लोगों के बीच कोई डर नहीं दिखा। आसमान से बरसती मिसाइलों और बमों के बीच लोग सड़कों पर खड़े रहे। यहां तक कि महिलाएं भी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की तस्वीर लेकर बड़े आराम से वहां से गुजरती नजर आईं। और तो और लोगों ने ईरान का समर्थन करते हुए इजरायल और अमेरिका के खिलाफ नारे भी लगाए। खबर है कि इस प्रदर्शन में ईरान की IRGC सेना के बड़े अधिकारी और ईरान के मंत्री भी मौजूद रहे।
दावा किया गया कि इसी वजह से अमेरिका और इजरायल की सेना ने तेहरान के आज़ादी स्क्वायर पर हमले किए। खबर है कि हमलों की चपेट में आकर प्रदर्शन कर रहे एक व्यक्ति की मौत हो गई। तेहरान के दूसरे इलाकों में भी कुछ दिवस पर मार्च और रैलियां निकाली गई। सड़कों पर लोगों का हुजूम दिखाई दिया। जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ और सिर्फ लोगों के सिर नजर आए। भीड़ ऐसी कि वहां पैर रखने तक की जगह नहीं। देखकर ऐसा लगा जैसे कुछ दिवस पर इजरायल और अमेरिका के विरोध में तेहरान की सड़कों पर ही पूरे ईरान से लोग आ पहुंचे। मतलब इजरायल और अमेरिका के हमलों की परवाह न करते हुए तेहरान में कुछ दिवस मनाया गया और हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतरे। ईरान के लोगों ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर का समर्थन किया और इजरायल के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। कुछ दिवस से पहले तेहरान में सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए थे, खासकर तेहरान के आजादी स्क्वायर के पास। वहां हर तरफ ईरान की पुलिस के जवान मुस्तैद रहे। इस दौरान कुछ हाथों में ईरान के झंडे और मारे गए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की तस्वीर लहराते रहे। इधर जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया कि ईरान जल्द ही सरेंडर करने वाला है। दावा है उन्होंने यह बयान दुनिया के 7 विकसित देशों के संगठन G7 की एक बैठक में दिया। यह खबर एक्सियोस नाम की अमेरिकी न्यूज वेबसाइट पर सामने आई और उसकी रिपोर्ट में बताया गया कि ईरान किसी भी वक्त सरेंडर कर सकता है, ऐसा ट्रंप का मानना। मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति ने कह दिया कि ईरान की फौज जल्द ही जंग में हथियार डालने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप युद्ध छिड़ने से पहले और युद्ध के दौरान भी लगातार ईरान के खिलाफ तीखी टिप्पणी करते रहे। वो यहां तक कह चुके हैं कि अमेरिका के आगे ईरान की सेना कहीं नहीं टिकी। इतना ही नहीं, ट्रंप ने दावा किया था कि 2 हफ्ते की लड़ाई में ईरान की नेवी से लेकर उसकी एयरफोर्स तक की कमर टूट चुकी है। वो ये भी कह चुके हैं कि अमेरिका ने ईरान में अपने सभी टारगेट हासिल कर लिए। यानी अमेरिका ने ईरान में जिस मकसद से हमला किया था उसे पूरा कर लिया। लेकिन ट्रंप के इन बयानों के बाद भी लड़ाई जारी रही। ईरान की तरफ से लगातार जवाबी हमले होते रहे। ईरान की IRGC सेना ने यहां तक कह दिया कि लड़ाई भले ही अमेरिका ने शुरू की हो, लेकिन इसे खत्म ईरान ही करेगा। मतलब ईरान के तेवर देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि वो अपने कदम पीछे खींचेगा। लेकिन इस सबके बीच ट्रंप का चौंकाने वाला बयान सामने आया, जिसमें ईरान के जल्द ही सरेंडर करने की बात कही गई। एक्सियोस नाम की अमेरिकी न्यूज वेबसाइट ने दावा किया कि ट्रंप ने यह बयान G7 देशों की बैठक में दिया। उधर खबर है अमेरिका ने दक्षिण कोरिया में तैनात अपने एयर डिफेंस सिस्टम THAAD को वहां से हटाकर पश्चिम एशिया की तरफ रवाना कर दिया ताकि ईरान के हवाई हमलों को नाकाम किया जा सके। दक्षिण कोरिया अमेरिका का सहयोगी है। उसकी सुरक्षा के लिए अमेरिका ने अपने THAAD एयर डिफेंस सिस्टम दिए हुए थे। THAAD की गिनती दुनिया के सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टमों में होती है। अमेरिका का दावा है THAAD दुश्मन के किसी भी हवाई हमले को नाकाम कर सकता है। यानी विरोधी सेना ने चाहे मिसाइल दागी हो, आत्मघाती ड्रोन छोड़ा हो, उसका कोई लड़ाकू विमान हमले के लिए आ रहा हो, दावा है THAAD उन सभी पर मिसाइल दागकर उन्हें जमीन पर ला सकता है। अमेरिका तो अपने THAAD एयर डिफेंस सिस्टम को क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों का काल भी बताता रहा है। दावा है इसका रडार 150 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद बैलिस्टिक मिसाइल का पता लगा सकता है और उसे बर्बाद कर सकता है। खबर है कि इसीलिए अमेरिका ने दक्षिण कोरिया में तैनात अपने इस एयर डिफेंस सिस्टम को ईरान के खिलाफ उतारने का फैसला ले लिया। जानकारी सामने आई कि दक्षिण कोरिया में मौजूद अमेरिका के 6 THAAD एयर डिफेंस सिस्टम वहां से रवाना हो चुके हैं। ये जानकारी रूस के मीडिया से मिली। हालांकि अनुमान है कि इन एयर डिफेंस सिस्टमों को ईरान तक पहुंचने में 1 हफ्ते से ज्यादा समय लग सकता है, क्योंकि समुद्र के रास्ते दक्षिण कोरिया से पश्चिम एशिया की दूरी 12,000 किलोमीटर के आसपास है। दक्षिण कोरिया से पश्चिम एशिया तक जाने के लिए पहले प्रशांत महासागर को पार करना होता है, फिर हिंद महासागर से होते हुए अरब सागर तक पहुंचा जाता है। अरब से लगने वाली ओमान की खाड़ी में ही अमेरिका ने बड़े पैमाने पर सैन्य तैनाती कर रखी है। वहां से उसकी सेना ईरान के अलग अलग इलाकों पर बमबारी करती आई है। हालांकि दक्षिण कोरिया से लाए जा रहे एयर डिफेंस सिस्टम पश्चिम एशिया में कहां तैनात किए जाएंगे, इसकी जानकारी सामने नहीं आई। इधर ईरान पर सटीक हमला करने के लिए इजरायल ने AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल शुरू किया। कहा जा रहा है कि इजरायल ने हमले के लिए अलग अलग रणनीतियां अपनाई और उनमें AI की भरपूर मदद लेनी शुरू कर दी ताकि वो अपने हमले को और घातक बना सके। और यह दावा किया ब्रिटेन से चलाई जा रही ईरान इंटरनेशनल नाम की वेबसाइट ने। बताया गया इजरायल की सेना आसमान में उड़ने वाले एक लड़ाकू विमान या खतरनाक ड्रोन से एक साथ कई छोटे छोटे ड्रोन भी छोड़ रही है। मतलब एक ही फाइटर प्लेन या बड़े ड्रोन में कई छोटे ड्रोन को जोड़कर उसे दुश्मन के इलाके में भेजा जा रहा है और वहां जाकर उन सभी ड्रोन को छोड़ दिया जा रहा है। दावा किया गया वो छोटे ड्रोन AI तकनीक से लैस हैं ताकि उसके जरिए जमीन पर मौजूद लोगों और ठिकानों की पहचान कर
सही जगह अटैक किया जा सके, यानी निशाना बिल्कुल सटीक लगे, निर्दोष लोगों को नुकसान ना पहुंचे और दुश्मन को बचने का मौका ना मिले। ईरान इंटरनेशनल नाम की वेबसाइट ने यह दावा भी किया कि इस रणनीति से इजरायल की सेना ने ईरान की राजधानी तेहरान में कई चेक पोस्ट को निशाना बनाया। जानकारी दी गई ये चेक पोस्ट बसीज फोर्स की थी। ये ईरान की IRGC सेना की एक फोर्स है जो देश के अंदर इस्लामी कानून लागू करने का काम करती है, बसीज फोर्स। दावा किया गया कि AI तकनीक से लैस इन ड्रोन से ईरान के सुरक्षा बल पर भी हमले किए जा रहे हैं। दावे के मुताबिक AI की मदद से ड्रोन में लगे कैमरे न सिर्फ ईरान के सुरक्षा बल के ठिकानों और उनकी गाड़ियों की पहचान कर पाने में सक्षम है, बल्कि उनमें चेहरा पहचानने की भी क्षमता है। यानी आसमान में उड़ते हुए ही वो ये पता लगा लेते हैं कि नीचे कौन ईरान की सेना का जवान है, कौन आम नागरिक है। इसके बाद वो तुरंत उस पर हमला कर देते हैं। बताया गया AI से लैस ये छोटे ड्रोन बहुत तेज और स्मार्ट हैं। कहा जा रहा है ये तेहरान में इस तरह के हमले इसलिए संभव हो पाए क्योंकि अमेरिका और इजरायल दोनों ने मिलकर 28 फरवरी को जब वहां अपने सैन्य अभियान की शुरुआत की थी, तब उन्होंने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को काफी हद तक कमजोर कर दिया। यही वजह है कि उनके लिए तेहरान में हमले के लिए ड्रोन को भेजना उसके बाद आसान हो गया। और दावा किया गया कि इजरायल के ये सभी छोटे छोटे ड्रोन एक साथ हमला नहीं करते। बताया गया कि जब इन्हें एक साथ छोड़ा जाता है तब उनमें कुछ निगरानी करते हैं, कुछ दुश्मन के रडार को उलझाने में जुड़ जाते हैं और इसी बीच बाकी बचे ड्रोन दुश्मन पर टूट पड़ते हैं। जानकारी दी गई कि इजरायल की सेना इसके साथ ही ईरान के आसमान में अपने खतरनाक हेरॉन ड्रोन को भी लगातार भेज रही है। बताया गया कि इसका मकसद दुश्मन की सेना की हर चाल पर नजर रखना है। दावा है ये ड्रोन बिना रुके 2 दिन से भी ज्यादा समय तक दुश्मन पर नजर गड़ाकर रख सकता है और इसके जरिए 45,000 फीट की ऊंचाई से भी निगरानी की जा सकती है। दावे के मुताबिक हेरॉन ड्रोन इतनी ऊंचाई से भी जमीन पर मौजूद एक एक चीज की एकदम साफ तस्वीर भेज सकता है। इस बीच इजरायल की सेना ने दावा किया कि ईरान पर हमले हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। कहा गया कि उसके हवाई हमलों में ईरान के न सिर्फ कई सैन्य ठिकाने तबाह हो चुके हैं, बल्कि सैकड़ों कमांडर और सैनिक भी मारे जा चुके हैं। उधर यूरोप के देश जर्मनी ने ऐलान कर दिया कि वो ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका का साथ नहीं देगा। यूरोप के देश जर्मनी ने ऐलान किया कि वो ईरान के साथ चल रही अमेरिका और इजरायल की जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। मतलब जर्मनी ने जंग में अमेरिका का साथ देने से मना कर दिया। और तो और जर्मनी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को सुरक्षा देने से भी इनकार कर दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से फोन पर बातचीत की। विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और सुरक्षा की स्थिति पर चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पीएम ने जंग को बातचीत और कूटनीति के जरिए खत्म करने पर जोर दिया। पश्चिम एशिया में तनाव ने फिर निवेशकों के मनोबल पर असर डाला। सेंसेक्स 1470 अंक गिर गया तो निफ्टी भी गिरावट के साथ 23,151 पर आ गया। इसके कारण निवेशकों के करीब 10 लाख करोड़ रुपए डूब गए। एफएमसीजी को छोड़कर दूसरे सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान पर बंद हुए। सबसे ज्यादा गिरावट ऑटो, पीएसयू बैंक और मेटल इंडेक्स में रही। इधर इजरायल की सेना ने ईरान के समर्थन में जंग लड़ रहे लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एक बार फिर बारूद की बारिश कर दी। इस बार इजरायली फौज ने लेबनान की राजधानी बेरूत के पास दहिया नाम के शहर पर हवाई हमले किए। दावा किया गया इस एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के कई लड़ाके मारे गए। इजरायल की मीडिया के मुताबिक दहिया इलाका हिजबुल्लाह के लड़ाकों का गढ़ है और वहां उनके कई ठिकाने मौजूद हैं और इसी वजह से इजरायल की सेना ने हिजबुल्लाह के उन ठिकानों पर आसमान से बमों और मिसाइलों से हमला कर दिया। मिसाइलों और बमों के जमीन से टकराते ही वहां जोरदार धमाके हुए। इसकी वजह से पूरा इलाका थर्रा गया। इजरायल की सेना ने जिस दहिया इलाके पर बमबारी की वो लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिण में मौजूद है। बेरूत से दहिया की दूरी करीब 5 से 7 किलोमीटर। यह इलाका हिजबुल्लाह का गढ़ बताया जाता है। मतलब इस पूरे इलाके पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों का कब्जा है। दावा किया गया कि दहिया इलाके में बने हिजबुल्लाह के ठिकानों से ही इजरायल के शहरों पर मिसाइल और रॉकेट दागे गए थे। इसका पता चलने के बाद इजरायल की फौज ने हिजबुल्लाह के उन ठिकानों पर हमला बोल दिया। चुन चुन कर इसके ठिकानों पर बम गिराए। वहां तबाही मचाने के बाद इजरायल की सेना ने हिजबुल्लाह को चेतावनी दी कि अगर उसने इजरायल पर हमले नहीं बंद किए तो दहिया को गाजा बना दिया जाएगा। मतलब बेरूत के दहिया इलाके को ठीक उसी तरह तबाह कर दिया जाएगा जिस तरह से इजरायली फौज ने गाजा को बर्बाद कर दिया। और इस सब के बीच दावा किया गया कि इजरायल की सेना ने दक्षिणी लेबनान के एक इलाके में एक ऐसे पुल को अपनी मिसाइल से उड़ा दिया जो हिजबुल्लाह के लड़ाकों के लिए काफी अहम माना जाता था।
इसके साथ ही इजरायल के रक्षा मंत्री ने लेबनान की सरकार को चेतावनी दे दी कि उसे हिजबुल्लाह को न रोक पाने की कीमत चुकानी पड़ेगी। धमकी दी गई कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों को मारने के लिए अगर लेबनान के दूसरे इलाकों पर भी हमला करना पड़ गया तो इजरायल की सेना इससे चूकेगी नहीं। और इन धमकियों के साथ इजरायल ने हमले का एक वीडियो भी जारी किया। दावा किया गया कि उसने लेबनान के दक्षिणी हिस्से में मौजूद सैदन इलाके में अल जरारिया नाम के पुल को मिसाइल से उड़ा दिया। वीडियो में दिखा हमला होते ही वहां तेज धमाका हुआ, भयंकर आग की लपटें उठी और चारों तरफ फैल गईं। देखते ही देखते वो पुल टूट गया। बताया गया हिजबुल्लाह के लड़ाके ही उस पुल का ज्यादातर इस्तेमाल करते थे। दावे के मुताबिक लेबनान के उत्तरी हिस्से से दक्षिणी इलाकों में जाने के लिए ये अहम जरिया था। वहां लितानी नदी बहती है और उसकी तेज धारा से बचने के लिए ही इस पुल का निर्माण करवाया गया था, लेकिन इसके टूट जाने से हिजबुल्लाह को तगड़ी चोट पहुंची, ऐसा दावा किया गया। क्योंकि कहा गया कि हिजबुल्लाह के लड़ाके इस पुल के आसपास ही जंग की तैयारी करते हैं। वहां उनके ठिकाने भी मौजूद हैं। इजरायल की सेना ने लेबनान के जिस सैदन इलाके में यह हमला किया वो वहां का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। ये भूमध्य सागर के नजदीक है और राजधानी बेरूत से इसकी दूरी करीब 40 किलोमीटर, जबकि इजरायल की सीमा से ये 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर। और इजरायल ने चेतावनी दी कि वो लेबनान में हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए अपने हमले का दायरा और बढ़ाएगा। यानी वो सिर्फ दक्षिणी लेबनान में ही हमले नहीं करेगा, बल्कि जहां हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है, बल्कि उसके उत्तरी हिस्से को भी निशाना बनाएगा। इस धमकी के साथ उसने लेबनान की राजधानी बेरूत के उत्तर में मौजूद बुर्ज हमोद शहर को भी दहला दिया। वहां के एक रिहायशी इलाके में उसके फाइटर जेट ने मिसाइल बरसा दी। इसकी वजह से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। दावा किया गया उन इमारतों में रहने वाले लोग ईरान का समर्थन करने वाले हिजबुल्लाह के लिए काम करते थे। इसके साथ ही धमकी दी गई कि इजरायल लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के एक एक ठिकाने का पता लगाकर उसे तबाह कर देगा और जब तक उसका यह मिशन पूरा नहीं होगा तब तक लेबनान में बारूद बरसता रहेगा। और इस बीच इजरायल की सेना ने लेबनान की राजधानी बेरूत में कई जगहों पर अपने लड़ाकू विमानों से पर्चे गिराए। उन पर्चों के जरिए वहां रहने वाले लोगों से अपील की गई कि वो हिजबुल्लाह के खिलाफ खड़े हो जाएं। दलील दी गई कि हिजबुल्लाह ने ही उनकी जान खतरे में डाल दी। इसी तरह के पर्चे इजरायल ने गाजा में भी गिराए थे हमास के खिलाफ। और पर्चों में कहा गया कि उसकी लड़ाई, हिजबुल्लाह की लड़ाई का खमियाजा लेबनान के आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है, इसलिए लोग उसके खिलाफ आवाज उठाएं। इससे पहले इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल कद्स ने लेबनान की सरकार को चेतावनी दी। उन्होंने बयान दिया कि वहां की सरकार हिजबुल्लाह को रोक पाने या उस पर लगाम लगाने में पूरी तरह फेल रही और अब उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। यानी इजरायल की सेना जब हमला करेगी तब वो ये नहीं देखेगी कि हमला हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हुआ या दूसरी जगहों पर हुआ। कहा गया कि इजरायल की सैन्य कार्रवाई में अगर वहां की दूसरी इमारतों और जगहों को नुकसान पहुंचा तो उसके लिए जिम्मेदार लेबनान की सरकार ही होगी, क्योंकि उसने समय रहते हिजबुल्लाह को नहीं रोका। इसके साथ ही इजरायल की सेना ने लेबनान की सीमा पर अपनी तैनाती भी बढ़ा दी। उसके हजारों सैनिक और कई टैंक लेबनान की सीमा पर पहुंच गए। इजरायल ने पहले ही धमकी दी थी कि वो लेबनान में मौजूद ही अपनी पैदल सेना को भी भेज देगा ताकि हिजबुल्लाह के खिलाफ आमने सामने की लड़ाई हो सके। दावा किया गया कि जल्द ही ये टैंक और सैनिक लेबनान की सीमा में दाखिल होंगे और हिजबुल्लाह के लड़ाकों को चुन चुन कर मारेंगे।